हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे हेनरी विवान ड्रोजियो एंड ड्रोजियन फिलोसफी से इंस्पायर्ड होकर जो बंगाल के यूथ ने सामाजिक क्रांति और यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था, उसको हम इस सेशन में डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हेनरी विवान ड्रोजियन और ये है कृष्ण मोहन बनर्जी, इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अर्लियर लाइफ एक बार हम कंसिडर करें तो 1809 में हेनरी विवियान ड्रोजियो का जन्म होता है और मात्र 17 साल की उम्र में ये टीचर बन जाते हैं हिंदू कॉलेज के। और हिंदू कॉलेज को किसके द्वारा एस्टेब्लिश करा जाता है? डेविड हैरे एंड राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। राजा राम मोहन राय जी से मुझे याद आया, मैम ने बहुत ही डिटेल में अभी सेशन कवर किया, उस सेशन को देखिएगा जरूर, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और डेफिनेटली उस सेशन से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए सेशन पर वापस आते हैं। तो 17 साल की उम्र में टीचर बन जाते हैं। अगर आज की डेट में देखें तो 17 साल की उम्र में आई थिंक प्लस 2 भी नहीं हो पाती। अगर हो भी पाती है तो टीचर की पोस्ट तो यहाँ पर मिलना असंभव है। और उस समय ऐसा कोई पेपर वगैरह नहीं होता था। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको जॉब मिल जाती थी। और ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थे और बहुत अच्छे पोएट थे। इनकी एक पोएट्री मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और उसको आप भी पढ़िएगा। तो यहाँ पर टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए हेनरी विवियान ड्रोजियो और साथ में अगर हम कंसिडर करें राजा राम मोहन राय, पैरेलल में दोनों ही चाहते थे कि देश में सोशल रिफॉर्म्स हो। पॉइंट सिमिलर है। सोशल रिफॉर्म्स किस पर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं? वुमेन्स को एजुकेशन मिले, वुमेन्स को राइट मिले, लिबर्टी हो और इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर ये चाह रहे हैं। रिलीजियस बेसिस पर भी सिमिलर सी अप्रोच थी, सिमिलर से ही पॉइंट से। अप्रोच डिफरेंट थी लेकिन पॉइंट्स सेम ही थे। जैसे आइडल वर्शिप के एंगेज थे, कास्टिज्म सिस्टम का दोनों ही विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट सिमिलर है लेकिन अप्रोच डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने होंगे। जो सोशल रिफॉर्म्स में आप जितने भी रिफॉर्मिस्ट रहे हैं सब में ही देखोगे। जैसे कोलिनिज्म है, कोलिनिज्म में क्या होता है कि 70-80 साल के आदमी की शादी कर दी जाती है 6-7 साल की लड़की के साथ। अब ये क्या तो जिएगा। और ये बहुत ही अर्लियर एज में विडो हो जाएगी और जब ये विडो होगी तो समाज एक तरह से नकार देगा, ना ही एजुकेशन मिलेगी और ना ही रीमैरिज करने का यहाँ पर हक है। वैसे कुलीनिज्म फॉलो होता था इस्लामिज्म में, अगर ये हिंदुइज्म में फॉलो होता तो सती प्रथा का ही यहाँ पर शिकार होना पड़ता। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो समाज बहुत ही ज़्यादा ढकेलुसी के हालातों में जी रहा था और उसको देखते हुए यहाँ पर रिफॉर्मिस्ट ने रिफॉर्म्स करने की एक तरह से ठान ली। और सेकंड पॉइंट अगर हम कंसीडर करें, पॉलीगैमी मल्टीपल मैरिजेस करी जाती थी। अब यहाँ पर वुमेन्स की डिग्निटी तो ना के बराबर ही है। और उसके बाद अगर हम समझें चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन ना मिलना, तो वुमेन्स की जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिप्रेस थी। और रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम समझें तो कास्टिज़्म सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। जैसे संस्कृत कॉलेज में सिर्फ ब्राह्मण्स ही पढ़ सकते हैं और दलित, नॉन दलित फैक्टर बहुत ज़्यादा उस समय चलता था। हालाँकि उस समय दलित, नॉन दलित नहीं कहा जाता था, ये बहुत ही बाद में आया वर्ड, लेकिन आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे शूद्र कहा जाता था और कास्टिज़्म सिस्टम में ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर क्षेत्रीय में बहुत सारी कास्ट थी, वैश्य में बहुत सारी कास्ट थी, ब्राह्मण्स में बहुत सारी कास्ट आती हैं और शूद्र में बहुत सारी कास्ट आती हैं, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। और इस डिफरेंसेस के बिहाफ पर यहाँ पर जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे वो चाहते थे कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये कम से कम हो। और साथ-साथ हेनरी विवियन ड्रोजियन ये भी चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं उनको भी कुछ चेंजेस करने होंगे। तो डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हेनरी विवियन ड्रोजियन किससे इंस्पायर्ड थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर जब हमें देखने को मिला था 1789 से लेकर 1799। और यहाँ पर मेन सी जो बातें अगर हम डिस्कस करें, एक तो लिबर्टी की बात रखी गई थी और इक्वालिटी की और फ्रीडम की। अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें 3 वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखते हो, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो हेनरी विवियन डिरोजियन भी यही चाहते थे कि इंडिया में इस तरह के हमें एक रिफॉर्म्स करने हैं, समाज को एक तरह से हमें प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच के साथ जीना सिखाना है। और जो ढकेनुसी ख़्यालात चले आ रहे हैं, जो सुपरस्टिशियस यहाँ पर फ़ॉलो हो रहा है, उसको हमें यहाँ पर ख़त्म करना है। और जो इनके स्टूडेंट्स थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे। अब इनकी अप्रोच क्या थी? जो बिल्कुल ही डिफरेंट थी राजा राम मोहन राय जी से। अब राजा राम मोहन राय जी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जैसे मैम ने आपको बताया भी था कि उसमें क्या होता है कि वो ब्रिटिशर्स की हेल्प से चेंजेस चाहते हैं। जैसे सती प्रथा को भी बैन कराया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक और एक ऑफेंस बना दिया था कि अगर कोई भी फॉलो करेगा तो उसको जेल जाना होगा, है ना? लेकिन हेनरी विवियन ड्रोजिन यहाँ पर चाहते थे कि जो यूथ है वो डिबेट करे, वो एग्ज़ैक्टली अपना एक थिंक टैंक डेवलप करे, वो अपनी अथॉरिटी मतलब किसी को ना दे।
कि जो हम कहते हैं ना कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हम कुछ भी पूछ सकें, तो इस तरह की जो अप्रोच है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ क्लियर हो पाएगा। और जो इनके स्टूडेंट्स हैं, उनको कहा जाता था डिरोजियंस। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़बरदस्त पोएट थे। दैट्स व्हाई इनको फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ पर इनकी टीचिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। थिंक फ्रीली एंड रैशनली, अपनी जो थिंकिंग है उसको डेवलप करो। और जो भी आपके अंदर डाउट्स आ रहा है, जैसे आज की डेट में भी होता है, हम अपने घर वालों से कुछ भी पूछ नहीं पाते हैं, और जो हमारे घर वाले फॉलो कर रहे होते हैं रिलीजियस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालाँकि मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद फॉलो करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता, बट हमारे घर वाले कर रहे हैं, तो हम लोग भी कर लेते हैं। और कई बार हम घर वालों से पूछते हैं, तो उनको भी नहीं पता होता, वो कहते हैं कि हमने ग्रैंड पेरेंट्स को करते हुए देखा था, तो वो कर रहे थे, हमने भी करना स्टार्ट कर दिया, तो अब फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए एक चेन डेवलप हो गई, लेकिन पता किसी को है नहीं। तो यहाँ पर डिरोजियन फिलॉसफी क्या कहती थी कि आपको क्वेश्चन करना है, कि हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? और आज भी, उस समय भी देखो 200 साल का फ़र्क है। आज अगर हम देखें सुपरस्टिशियस है, बिल्कुल है, हमें देखने को मिलता है। आपने एक मूवी भी देखी होगी थ्री इडियट, जिसमें राजू नाम का कैरेक्टर था, जिसने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी। और उस समय भी काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस था। लोग अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, शॉर्टकट में सोचते थे कि हमारी सभी प्रॉब्लम्स का हल निकल जाए। तो इसको देखते हुए यहाँ पर डिरोजियन पूछते थे, मतलब बोलते थे अपने स्टूडेंट्स को कि पूछो कि यहाँ पर हम क्यों आपका सुपरस्टिशियस फॉलो करें। साथ-साथ जो आइडल वर्शिप है, इसको हम क्यों फॉलो करें। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर यहाँ पर इन्होंने डिबेट्स करवाना भी शुरू करा था। क्वेश्चन्स ऑल अथॉरिटी, आपका कोई टीचर है उससे क्वेश्चन पूछो, पेरेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछो। और एक टाइम में तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो कॉलेज पहुँच जाते हैं और वो कॉलेज जाकर ये बोलते हैं कि आप कौन से टीचर हैं जो इनको ये सब बातें पढ़ा रहे हैं, और हमारे बच्चे आकर घर आकर मतलब ये सब बातें बोल रहे हैं हमें कि अब हम इक्वल हैं, मतलब पापा आप इक्वल, मम्मा आप भी इक्वल, मैं भी इक्वल, और ब्रदर एंड सिस्टर सब इक्वल। तो इस तरह की जो अप्रोच यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो पेरेंट्स जब कॉलेज पहुँचते हैं तो यहाँ पर विवियान को कॉलेज से हटा दिया जाता है, मतलब हेनरी को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली क्लोरा की वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है 1831 में, ठीक है? और उसी साल ही मतलब निकाला जाता है, उसी साल इनकी डेथ हो जाती है। और ये अपोज़ करते थे कस्टम्स जो उस समय फ़ॉलो किए जाते थे, ट्रेडिशंस फ़ॉलो करे जाते थे, वही सती प्रथा एंड ऑल। तो इन सब चीज़ों के ये अपोज़ में थे, कि ये चाहते थे कि एक तरह से मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में हमें कहीं न कहीं जीना होगा। एंड वुमेन्स को राइट मिलने चाहिए। मतलब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, तो उनको कहते थे कि तुम्हारी बहनों को भी पढ़ने का अधिकार है। तो आप अपने घर में जाकर बात करो, उनके पढ़ने के हक में बोलो। तो वुमेन्स राइट और एजुकेशन के फ़ेवर में थे। और ये सिमिलर सी ही अप्रोच है, राजा राम मोहन राय जी भी यही चाहते थे, विद्यासागर जी भी यही चाहते थे। तो जितने भी रिफॉर्मिस्ट हैं, पॉइंट्स लगभग सिमिलर ही मिलेंगे, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है और लोकेशंस डिफरेंट हैं। तो आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ-साथ यहाँ पर डिरोजियन से ब्रिटिशर्स भी परेशान थे। अब ब्रिटिशर्स से इन्होंने क्या डिमांड करी थी उस समय, कि इंडियंस को हायर ग्रेड में सर्विस मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन हो राइट्स की। राइट्स क्या होते हैं? फार्मर्स, फार्मर्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो ज़मींदार अपना यहाँ पर एक तरह से ऑप्रेसिव बिहेवियर यहाँ पर दिखा रहे हैं, और जिस तरह से फार्मर से काम कराते हैं वो बिल्कुल गलत है। और बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जितने भी इंडियन लेबर जाती है, जैसे ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनी हुई थी, जैसे साउथ अफ्रीका में कॉलोनी थी, तो वहाँ पर इंडियन लेबर्स जो जाती है उनको बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और जो कंपनी के चार्टर एक्ट हैं, आपको पता ही होगा 4 चार्टर एक्ट आए थे 1793, 1813, 1833 और 1853। इसमें रिवाइज़ होना चाहिए, चेंजेज़ होने चाहिए, और प्रेस को लेकर फ्रीडम मिलना चाहिए एंड ट्रायल बाय ज्यूरी। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स को लेकर कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये बंदा बवाल करेगा, और ब्रिटिशर्स भी यहाँ परेशान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, और साथ-साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये डिबेट्स ऑर्गेनाइज़ करवाते थे अगेंस्ट आइडल वर्शिप, वैसे मैंने अभी आपको बताया कास्टिज़्म सिस्टम एंड सुपरस्टिशियस। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा कि जो डिरोजियंस हैं, जो मतलब इनसे इंस्पायर्ड हैं, वो क्या हैं? द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। अब देखिए, अगर हम एक चीज़ समझे, डिरोजियंस जो फिलॉसफी थी वो ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाई थी, मतलब ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। हालाँकि हम ये कहें कि बिल्कुल सफल नहीं हो पाई थी, वो भी गलत था। अगर हम 200 साल के बाद पढ़ रहे हैं,
तो कहीं न कहीं तो सफल हो पाई होगी और लेकिन वो छाप नहीं छोड़ पाई थी समाज में। अब ये फेल्ड क्यों हुई थी? देखिए सोशल कंडीशन, उस समय की कंडीशन ऐसी थी कि लोग चेंज ही नहीं होना चाहते थे। लोगों को लगता था कि एक रेडिकल अप्रोच है हमारे समाज में, अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो डेफ़िनेटली क्या होगा कि यहाँ पर अराजकता फैलेगी, लोग गुस्से में आएँगे और कोई भी धर्म के नाम पर चेंजेस जल्दी से कंसिडर करना ही नहीं चाहता, ठीक है? उसके बाद नो सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर सोशल ग्रुप, जितने भी सोशल ग्रुप थे जैसे हम राजा राममोहन राय जी का जो ब्रह्म समाज था, उनके द्वारा भी यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं मिली। उनको लगता था कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्या ही करेंगे और कोई एज़ सच मासेस ग्रुप इनको एक तरह से ऑर्गनाइज़ नहीं कर पाए, मासेस में अपनी बात नहीं रख पाए। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि अपना इम्पैक्ट ये अच्छे से छोड़ नहीं पाए थे। उसको लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं न कहीं ड्रोज़ियन फ़िलॉसफ़ी ज़्यादा सफल नहीं हुई थी, लेकिन अपना इम्पैक्ट तो लगभग छोड़ ही गई थी। मतलब जो यूथ था वो तो बहुत इंस्पायर्ड था ड्रोज़ियन फ़िलॉसफ़ी से। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो पोएट्री मुझे पसंद है उसको पढ़ना, द हार्प ऑफ इंडिया। हार्प आपको पता ही है एक इंस्ट्रूमेंट है और बहुत खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है ये, और इसके बीच में से जैसी एयर क्रॉस होती है तो वायर्स लगी होती हैं और ये वायर से बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है और काफ़ी फ़ेमस है ये। आप आपने एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, संगम एज में डेफ़िनेटली। और हाप का मतलब क्या है, मतलब इस पूरी की पूरी पोएट्री के कंटेक्स्ट में देखें तो हम इन्होंने ये पोएट्री में कंसीडर करा था कि इंडिया का जो कल्चर है उसको कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स खत्म करना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स अपने कल्चर को बहुत अच्छा मानते थे, सुपीरियर मानते थे। इंडियन कल्चर को बहुत बैकवर्ड मानते थे। हालाँकि इससे पहले जितनी कंपनीज़ आई, मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत वाले लोग आए और बाहर से जितने भी इन्वेडर्स आए, ठीक है? और एंशिएंट हिस्ट्री में कुषाण्स आए, पार्टियंस आए, वो हमारे देश के कल्चर में कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड हो जाते थे, अडॉप्ट कर लेते थे। और कुषाण के तो बहुत ही फेमस लीडर थे कनिष्क, उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना ही लिया था और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी उनके समय में। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम देखें तो फॉरेन से जितने भी इन्वेडर्स आ रहे हैं, जो रूलर्स आ रहे हैं, वो इंडियन कल्चर को कहीं न कहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स इंडियन कल्चर को बहुत बैकवर्ड मानते थे और इसी के अगेंस्ट यहाँ पर ये सारा का सारा इन्होंने पोएट्री लिखी थी, द हार्प ऑफ इंडिया। और ये इंडियन कल्चर को बहुत ही ज़्यादा वास्ट मानते थे, डाइवर्सिफ़ाइड मानते थे और इंडियन कल्चर को बहुत सुपीरियर मानते थे। ये मानते थे कि इंडियन कल्चर कहीं न कहीं हम लोगों को संजो कर रखना होगा, मतलब हम अपनी धरोहर को संजो के रखना होगा। ठीक है? तो ये सेशन में आपने जो पॉइंट्स यहाँ पर हमने कवर करे, वो आपने याद रखने हैं कि जो इनकी टीचिंग्स थी और टीचिंग्स के बिहाफ़ पर जो इनके स्टूडेंट्स थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और साथ-साथ आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कौन से कॉलेज में पढ़ाते थे ये? हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे और इनको फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि हिंदू कॉलेज किसके द्वारा एस्टैब्लिश करा गया था? डेविड हैरे एंड राजा राममोहन राय। तो इस सेशन में इतना ही, होपफुली इस सेशन में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और देखिए डिटेल में डिस्कस करने का उद्देश्य सिर्फ़ एक ही है कि आप स्टेट सर्विस की अब तैयारी करते हो, स्टेट जो आपका सिविल सर्विस का पेपर होता है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल अप्रोच में जाना होता है, मतलब आपको डिटेल में ही सभी टॉपिक्स को कवर करना होगा। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ और वहाँ पे भी मैंने डिटेल में ही कवर करवाए हैं और वहाँ मैंने 3 सेशन में सोशल रिफॉर्म्स कवर करवाया है। वो सेशंस को देखिएगा और डेफ़िनेटली जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे और जैसे-जैसे हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही डिटेल में नॉलेज मिल पाएगी। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, अपना ध्यान रखिए और जैसे कि आपने कम्युनिटी पोस्ट में देखा ही होगा, सीपी क्लासेस की जो टीम है वो भी अफेक्टेड हो गई है कोविड की, लेकिन अब धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है और सब ठीक हो रहे हैं। तो आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम और जो 1-2 लेक्चर्स आपको बीच में इस वीक मिस मिले हैं, वो नेक्स्ट वीक से नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे और डेफ़िनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर अपॉर्च्युनिटी लाते रहेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, घटना चक्कर हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपने कल मध्य प्रदेश का नोटिफ़िकेशन भी देखा होगा, उसमें भी सर ने घटना चक्कर का ज़िक्र किया था। और मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम घटना चक्कर का जो इनिशिएटिव स्टार्ट कर देंगे। और भी बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव हैं जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए, आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए अपना ध्यान रखिए क्योंकि कोविड के केसेस भी बहुत आ रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।